प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत चट्टानें तथा उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। भूपटल या क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस परत भूपटल कहलाता है। यह भूपटल समस्त प्राणी वर्ग का आधार है। क्रस्ट का बाहरी भाग तथा क्रस्ट के सीमा परत का भाग वर्तमान में स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है और ये स्थलमंडल के निम्नवर्ती भाग, जिसमें जल का बाहुल्य है, जलमंडल कहलाता है। इसलिए स्थलमंडल को रॉक स्फीयर भी कहते हैं। भूवैज्ञानिक भाषा में चट्टान की परिभाषा व्यापक है, जिसमें जल, बर्फ, मिट्टी, खनिज, धात्विय तथा अधात्विय आदि का सम्मिलित मिश्रण पाया जाता है। इस प्रकार क्रस्ट की रचना अनेक तत्वों से हुई है। क्रस्ट पर वर्तमान तक 110 मूल रासायनिक तत्वों का पता चला है तथा कुछ ज्ञात तत्वों में से 8 तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रमुख हैं। खनिज ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले एक अजैवीय तत्व या अधिक तत्वों के योग द्वारा निर्मित होते हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और एक विशिष्ट आणविक संरचना पाई जाती है। इनमें भौतिक गुण तथा रवा रूप पाया जाता है। एक तत्व वाले खनिजों में गंधक, ग्रेफाइट, सोना, लोहा आदि पाए जाते हैं। अधिकांश खनिज 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बने हुए होते हैं तथा तत्वों का अनुपात निश्चित रहता है। जैसे क्वार्ट्ज में 1 अंश सिलिकॉन तथा 2 अंश ऑक्सीजन का होता है। 2200 प्रकार के खनिजों में 24 खनिज ही अधिकांश क्रस्ट का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें सेल निर्माणकारी खनिज के नाम से भी जाना जाता है। ये समस्त खनिज रासायनिक वर्ग ऑक्साइड, सिलिकेट, कार्बोनेट से संबंधित होते हैं। इन सेल निर्माणकारी खनिजों में सिलिकेट सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रमुख है। इसके पश्चात ऑक्साइड का स्थान आता है। आर्थर होम्स ने भी अधिकांश चट्टानों को खनिजों का सम्मिश्रण माना है। वार्सेस्टर के अनुसार भी चट्टान की रचना में 2 या अधिक खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। सेलें ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले ठोस, जैव और अजैव पदार्थ हैं, जिनसे क्रस्ट बना है। ये खनिज के सम्मिश्रण से बने हैं। इस प्रकार क्रस्ट की रचना करने वाले पदार्थ चट्टान व सेल के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, भूपट्टी यानी पृथ्वी की पपड़ी में बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत की मात्रा को प्रकट किया गया है। संख्या तत्व प्रतिशत मात्रा में ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5.00%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.69%, मैग्नीशियम 2.09%। इस प्रकार कुल संख्या तथा तत्वों के प्रतिशत की यह मात्रा 98.69% पाई जाती है। सेलों के प्रकार लोबेक के अनुसार सेलें अपने वातावरण में फल के रूप में काम करती हैं तथा उनकी उत्पत्ति, भौतिक गुण, रासायनिक गुण व स्थिति में बहुत अंतर पाया जाता है। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर सेलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेलें, इनका निर्माण लाल व पिघले लावा मैग्मा के ठंडे होने से होता है। अवसादी सेलें, ये सेलें आग्नेय व कायांतरित सेलों के अपक्षय, अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित होती हैं। पृथ्वी के तल पर रेत, कीचड़, बजरी, बालू के तत्वों आदि के भार से दबकर परतों के रूप में कठोर हो जाने के परिणाम स्वरूप ये चूना पत्थर तथा जिप्सम आदि के रूप में पाई जाती हैं। कायांतरित सेलें पटल में आंतरिक भाग में तापमान, दबाव, भार आदि से आग्नेय
व अवसादी शैलें परिवर्तित हो जाती हैं। आग्नेय शैलें। आग्नेय लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ अग्निशय होता है। वाशिष्ठ के अनुसार इन शैलों का निर्माण तप्त व द्रव पदार्थों के ठंडे होकर जमने से हुआ है। वास्तव में अत्यधिक ऊंचे तापमानों के कारण भूगर्भ में स्थित पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं, जिनके ठंडे होकर जमने से ठोस आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इन शैलों की विशेषताएं मुख्य रूप से ये रवेदार होती हैं, क्योंकि द्रवीय अवस्था से क्रम से ठंडे होकर जमने से इनमें रवे पड़ जाते हैं। ये स्तरहीन शैल होती हैं क्योंकि इनका निर्माण उद्गार के बाद एक साथ होता है। ये असरंध्री होती हैं, जिससे सरलता से जल प्रवेश नहीं कर पाता। यह अत्यधिक कठोर, सघन तथा स्थूल एवं विशाल होती हैं। इनका अपरदन अत्यधिक कठिनाई से होता है और केवल संधियों के सहारे जल हिम प्रवेश कर पाता है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका निर्माण एक तो जीव वनस्पति की उत्पत्ति के पूर्व हुआ तथा दूसरा तप्त व तरल मैग्मा के ठंडे होने से जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है, इसलिए इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों के प्रकार में अधिक अंतर पाया जाता है तथा खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट, आकार, उत्पत्ति प्रक्रिया आदि के आधार पर कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर इनका वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं: आंतरिक आग्नेय शैल तथा बाह्य आग्नेय शैल। आंतरिक आग्नेय शैलों के अंतर्गत पातालीय आग्नेय शैल, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय शैल। मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय शैलों के अंतर्गत बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, शिल, डाइक एवं शिडार को सम्मिलित करते हैं तथा बाह्य आग्नेय शैलों के अंतर्गत विस्फोट द्वारा निर्मित एवं शांत उद्गार के द्वारा निर्मित शैलें सम्मिलित की जाती हैं। आंतरिक आग्नेय शैल। भूगर्भ में अत्यधिक ताप के कारण समस्त पदार्थ तरल व तप्त मैग्मा में होता है। ये मैग्मा कृष्ण के ऊपर आने का प्रयास करता है, परंतु मार्ग में अवरोधन आने से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जिससे आंतरिक आग्नेय शैल का निर्माण होता है। गहराई के अनुसार आंतरिक आग्नेय शैलें दो प्रकार की होती हैं: पातालीय आग्नेय शैल। अत्यधिक गहराई पर उच्च तापमान के कारण मैग्मा के ठंडे व ठोस होने से अधिक समय लगता है। दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय या अधिवितलीय आग्नेय शैल। पातालीय या बाहरी धरातल के मध्य स्थित होने के कारण ये मध्यवर्ती के नाम से जानी जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय ऊपर उठता हुआ मैग्मा धरातलीय अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों व नलिकाओं में जमकर ठोस हो जाता है, जिससे इनमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें निर्मित होती हैं। इनके जमने के कम समय लगने के कारण इसमें सूक्ष्म रवे पाए जाते हैं। डोलेराइट शैल इनका मुख्य उदाहरण है। इसके मुख्य रूप प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। जर्मन भाषा में इसका अर्थ गहराई से होता है। प्रथम रूप में हम सर्वप्रथम बैथोलिक प्रकार की चट्टानों को सम्मिलित करते हैं। ये लंबे, गहरे, असमान व उभरे आग्नेय शैलों के आकार में दिखाई देती हैं तथा गुंबदाकार इनका आकार होता है तथा किनारे काफ़ी खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अत्यधिक गहराई में स्थित होता है। इसका अधिकांश ग्रेनाइट शैल से निर्मित होता है। दूसरे प्रकार की जो शैलें हैं उनके अंतर्गत हम लेकोलिथ या छतकशिला शैलों को लेते हैं। लेकोलिथ लावा निर्मित विशाल, उत्तल, उन्नतोदर ढालनुमा आकृति वाली होती हैं। ये विशेषतः परतदार शैलों के बीच पाए जाने वाले हैं। लावा के उद्गार के समय गैसों के जोरदार परतदार चट्टानों की ऊपरी परत उत्तल, चाप
या गुम्फदाकार के रूप में बदल जाती है, जिससे खाली जगह बन जाती है और इस खाली जमाव में लावा ठंडा होकर लैकोलिथ चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फैकोलिथ ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बने लहरदार जमाव को फैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। लोपोलिथ जर्मन भाषा में लोपाश का अर्थ छिछली बेसिन के नाम से जाना जाता है। जब मैग्मा के जमाव आंतरिक भाग में अवतलनुमा आकार वाली छिछली बेसिन से होता है तो तस्तरीनुमा आकार का निर्माण होता है। अफ्रीका में ट्रांसवाल में 4.80 किलोमीटर लंबा लोपोलिथ पाया जाता है। शिल एवं शीट ये अवसादी चट्टानों की समानांतर परतों में लावा के जमाव से निर्मित होती हैं। अधिक मोटे जमाव को शिला व पतले जमाव को शीट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में कारू क्षेत्र में अपर्दन के कारण ये शिलनुमा चट्टानें बहुलता से पाई जाती हैं। उत्तरी इंग्लैंड में विन नामक शिला 128 किलोमीटर लंबी तथा 27 मीटर मोटी है। डाइक ये जमाव यद्यपि शिल की भांति परंतु पतले भूपटल से खड़े यानी समकोण बनाते हुए लंबवत रूप में खड़े जमाव के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें डाइक के नाम से जाना जाता है। शिडार विभिन्न परतों में मैग्मा के गुंबदाकार देवदार वृक्ष की भांति विशिष्ट आकृति के जमाव को शिडार कहते हैं। बाश भूपटल की सतह से कोण बनाते हुए मैग्मा के लघु जमाव को बाश के नाम से जाना जाता है। स्टॉक ये गोलाकार आग्नेय शैल हैं जो किसी पूर्व स्थित शैलों में अंतर्वेदित होती हैं। ये बैथोलिथ का लघु रूप होती हैं। ज्वालामुखी नलिका एवं गिरवा जब ज्वालामुखी की नलिका से धरातल पर आते हुए मैग्मा नलिका में जम जाता है तब यह आकृति बनती है। भूपटल की ऊपरी परतों के अनाच्छादन के बाद यह आकृति दिखाई देती है। इसे प्लग के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य आग्नेय चट्टानें तरल एवं तप्त लावा पदार्थ के ऊपर आकर जमकर ठोसज्ञ चट्टानों के रूप में धारण कर लेती हैं तो इसे बाह्य आग्नेय शैलों के नाम से जाना जाता है। प्राय लावा वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद शीघ्र ठंडा होकर जम जाता है, जिससे इनके कणों की बनावट एवं रवे पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। बैसाल्ट व गेब्रो इस प्रकार की चट्टानें हैं। लावा के उद्गार दो प्रकार से होने के कारण इन्हें हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। इनका अध्ययन हम लावा के उद्गार के आधार पर वर्गीकरण तथा खनिज के आधार पर आग्नेय शैलों के वर्गीकरण के अंतर्गत तथा कणों की बनावट के आधार पर आग्नेय शैलों के वर्गीकरण के आधार पर अगले अध्याय में इनका वर्णन करेंगे।